Hello, I'm Amit Kumar. I welcome all of you to my channel शिक्षा अमित। तो हम इंग्लिश के ग्रामर सेशन को कंटिन्यू करते हुए यहाँ तक हमने कर लिया था। आप याद होगा आपको कि सब्जेक्ट के बाद ही हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, इसके पहले नहीं। सब्जेक्ट के पहले हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एट्रीब्यूट, दोनों सेम चीज़ है, ये दोनों को ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ तक हम कर चुके थे। चले अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अब कुछ और सेंटेंस हमारे पास हैं, इसको एक एक करके एनालाइज करेंगे। होपफुली कि आप वीडियो पॉज करके आप खुद भी ट्राई करेंगे इसको, तभी ज़्यादा समझ आएगा आपको। और मैं एक एक करके बहुत अच्छे से बताऊंगा, एक एक सेंटेंस को एनालाइज करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास कि तरुण विल लीड द टीम। तरुण विल लीड द टीम। चलिए फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। तरुण विल लीड द टीम। यहाँ पे तरुण क्या है, मैंने यहाँ कलर वाइज कर दिया है ताकि आपको फिगर आउट करने में बहुत ही आसानी रहे। तरुण क्या है, तरुण यहाँ पे सब्जेक्ट है, डूअर है। तरुण विल लीड द टीम, तो डूअर है, तो यहाँ पे ये तरुण सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। विल क्या है, विल होपफुली आप सभी करेक्ट बताए होंगे। और ये विल क्या है, विल है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। एच बी से हम हेल्पिंग वर्ब को दिखाते हैं। ठीक है। लीड क्या है, यहाँ पे लीड एक तरह का एक्शन है, और एक्शन सुनते ही हमें समझ आ जाता है कि ये वर्ब होगा। ठीक है, मेन वर्ब। ठीक है। उसके बाद द टीम क्या है, द टीम क्या है, आप सब इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। द टीम ऑब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इट मीन्स क्या है, ये सेंटेंस हमारा पूरी तरह से करेक्ट है, किसी भी तरह से इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो दूसरा हमारे पास सेंटेंस क्या है, बी नंबर देखेंगे। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हैड टेकन परमिशंस। परमिशन। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हैड टेकन परमिशन। अब देखते हैं इसमें एक एनालाइज करते हैं हम बी नंबर को। द स्टूडेंट ही डूअर है हमारा। ठीक है। द स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से द स्टूडेंट हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। द स्टूडेंट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑफ दिस क्लास, द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। ओ, ये क्या आ गया, ये तो भैया हमें समझ नहीं आ रहा। ऑफ दिस क्लास क्या है, चलो इसको अभी डाउट सेशन में ही छोड़ देते हैं, आगे हम देख लेंगे। हैड तो हमें क्लियरली समझ आ रहा है। हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है हमारा। हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। आप सबों ने करेक्ट किया होगा, मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ। उसके बाद टेकन क्या है, यहाँ पे टेकन क्या है, टेकन एक तरह का एक्शन है, और एक्शन सुनते ही हमें क्या समझ आता है, हाँ मैंने सुन लिया, आप लोग सब ने कहा मेन वर्ब। चलो बहुत ही बढ़िया। उसके बाद क्या, हम परमिशंस क्या है, परमिशन एक तरह से ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे, तो परमिशन। अब हम समझते हैं ऑफ दिस क्लास। ऑफ दिस क्लास, अब एक बात मुझे बताना कि द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, जो ये है द क्लास के ही ये स्टूडेंट क्या है, पार्ट होंगे, इस क्लास के ही पार्ट होंगे ना स्टूडेंट मान लो एक क्लास है, यहाँ पे समझना, एक फिगर में बताता हूँ। एक क्लास हो गया, यहाँ पे क्लास, बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, ये स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अब आप समझना कि ये जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ये इस क्लास के ही तो पार्ट हैं, इस क्लास के ही तो पार्ट हैं। ठीक है। तो एक तरह से ये क्या बिहेव कर रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे, एक वर्ड आता है पार्टिटिव, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पार्टिटिव, यानी ये इसी का पार्ट है, इसको पार्टिटिव कहते हैं हम इंग्लिश ग्रामर में। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलें, तो पार्टिटिव हम होपफुली आप समझ रहे होंगे कि पार्टिटिव क्या है। ठीक है, पार्टिटिव क्या है हम समझ रहे होंगे और समझ गए होंगे आप। चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं। अभी इसको यहीं छोड़ देता हूँ मैं, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है या आगे समझेंगे, अभी मैं छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। अगला सेंटेंस है हमारा सी नंबर। द क्वेश्चन in the exercise confused us. The questions in this exercise confused us. The question क्या है यहाँ पे, the question subject हो जाएगा। अब in this exercise question, अभी मान लो एक एक्सरसाइज है, उसी तरह जो स्टूडेंट वाला मैंने एग्जांपल दिया। अभी मानो एक एक्सरसाइज है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस तरह से क्वेश्चंस होंगे, मैनी क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस होंगे इसमें कुछ क्वेश्चन। ठीक है। तो द क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज कंफ्यूज्ड अस, तो
इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन मुझे कंफ्यूज करते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, इस एक्सरसाइज का ही तो पार्ट है, तो इट मीन्स क्या है, इन द एक्सरसाइज क्या होगा यहाँ पे, पार्टिटिव होगा। होपफुली आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड है यहाँ पे, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज देख के हमें एक्शन, कुछ डाउट्स आ रहा है, इमेजिनेशन आ रहा है, ठीक है, ठीक है, तो कंफ्यूज क्या होगा यहाँ पे, मेन वर्ब होगा। वेरी गुड। उसके बाद अस क्या है, एक तरह से ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा अस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट है, पार्टिटिव है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ये इस दोनों सेंटेंस को अगर देखें तो लगभग सिमिलर है, यानी कि अगर ये सेंटेंस गलत होगा तो ये ऑब्वियस है कि ये भी गलत हो जाएगा हमारा, अगर ये सही है तो ये भी सही होगा। अब चलिए इसको और आगे हम देखते हैं, इसको आगे करेंगे हम, सब समझ आएगा आपको। अभी इसको डाउट में ही करके छोड़ देते हैं, अभी हमें इस सेंटेंस का कुछ भी अभी पता नहीं है, अभी मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, आपको नहीं बता रहा, ठीक है। नोट्स बनाऊंगा उसके बाद बताऊंगा। चलिए डी नंबर देखते हैं, संजय इज अ डॉक्टर। अब भैया संजय तो समझ आ रहा है, संजय क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। इज क्या है, बहुत अच्छे, हेल्पिंग वर्ब है। और अ डॉक्टर क्या है, अ डॉक्टर, ऑब्जेक्ट तो नहीं बोल दे रहे हो, ऑब्जेक्ट, कोई कोई ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, नहीं ऑब्जेक्ट नहीं है। संजय क्या है, संजय ही तो डॉक्टर है, यानी कि क्या है, ये इसी का एक रिफ्लेक्शन है, संजय का ही एक रिफ्लेक्शन है, इसलिए क्या इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ये सब्जेक्ट का ही एक है ना, रिफ्लेक्शन है। संजय डॉक्टर, डॉक्टर कौन है, संजय ही तो है, तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा ये क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, सब्जेक्ट का ही कॉम्प्लीमेंट है ये, ठीक है। चले चलते हैं, अभी आप पूछ रहे हो कि ये सही है गलत है, ठीक है, इसको भी डॉट करके छोड़ दे रहे हैं। अभी हमें क्या क्या नहीं समझ आया है, अभी डॉट कर दिया है मैंने बी को, सी को और डी को। चलो आगे आते हैं, ई सीखा बिकम एंग्री। अब वो भी क्वेश्चन इसी तरह है, सीखा बिकम एंग्री, सीखा क्या है, यहाँ डूअर है, डूअर है तो इट मीन्स क्या, सीखा हमारी क्या हो जाएगी, सीखा क्या हो जाएगी, यहाँ से सब्जेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सीखा क्या है, सब्जेक्ट है, सीखा सब्जेक्ट है। और बिकम एंग्री, बिकम एंग्री, बिकम, बिकम से समझ आ गया ये मेन वर्ब है, ठीक है। और एंग्री, एंग्री, एंग्री कौन हो रही है, सिखाई तो हो रही है एंग्री, ऑब्जेक्ट मत बता देना इसे, अभी हमने बात करी है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की, तो एंग्री क्या होगा यहाँ पे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एससी लिखते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, एससी लिखते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ एक ही सेंटेंस बता पाया है कि करेक्ट है, बाकी सारे सेंटेंस में हमें डाउट है, कोई नहीं, अभी छोड़ के रखते हैं। उसके बाद नंबर एफ आता है हमारे पास, अब देखते हैं नंबर एफ में क्या कह रहा है। टैगोर द फेमस पोएट रोट द एंथम, टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर का बात हो रहा है, ठीक है। तो ये एफ जो सेंटेंस है हमारे पास, टैगोर द फेमस पोएट रोट द एंथम, आइए इस सेंटेंस को देखते हैं। एफ नंबर, टैगोर, टैगोर यहाँ पे ये डूअर है, डूअर है मीन्स क्या होगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। द फेमस पोएट, टैगोर द फेमस पोएट, याद आ रहा होगा पीछे हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में, क्या पढ़ा था, ये एट्रीब्यूट है यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो इसको हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहते हैं, और ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है, तो बिल्कुल सही जगह पे प्लेस किया गया है, टैगोर द फेमस पोएट। उसके बाद ये क्या है, रोट, यहाँ पे मेन वर्ब हो गया। उसके बाद द एंथम क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ काम करेगा, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। इट मीन्स एफ नंबर सेंटेंस क्या है हमारा, रूल के अकॉर्डिंग ये करेक्ट है, यानी कि हमने दो सेंटेंस देख लिया, एफ और ए, ये दोनों यहाँ पे करेक्ट है। अब हम इसको देखते हैं बी सी डी ई, ये सेंटेंस क्या है, आइए कुछ नोट्स को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस पे जाएंगे। तो सबसे पहले देखें कि सब्जेक्ट के बाद ही आता है पार्टिटिव हमारा, सब जिस तरह से एट्रीब्यूट आता था सब्जेक्ट के बाद, उसी तरह सेम है, सब्जेक्ट के बाद ही पार्टिटिव आता है और एडजंक्ट आता है। एडजंक्ट अभी हम आगे समझेंगे थोड़ा सा, अभी टाइम लें, एडजंक्ट क्या है, या प्रेपोजिशंस आते हैं, ठीक है, ये सब्जेक्ट के बाद ही आएंगे। तो अभी देखें ये सब्जेक्ट के बाद ही है,
द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, पार्टिटिव है, ये सब्जेक्ट के बाद है, इट मीन्स क्या है, ये सेंटेंस मेरा करेक्ट है। ये भी देखिए पार्टिटिव ही है, ये सब्जेक्ट के बाद है, उसके बाद मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, इसलिए ये करेक्ट था। तो ये भी सी भी करेक्ट हो जाएगा मेरा, यानी कि बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। अब डी देखते हैं, ठीक है, डी के लिए एक और नोट्स देखते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, यानी कि वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, अब देखते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाले को देखते हैं। संजय इज अ डॉक्टर, यहाँ पे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब हो या वर्ब एक ही बात है, जिसके बाद आया है, इट मीन्स क्या है, संजय इज अ डॉक्टर, एक करेक्ट सेंटेंस है, यानी कि डी नंबर में कोई भी एरर नहीं है। अब ई नंबर भी देखें तो सीखा बिकम एंग्री, सीखा बिकम एंग्री, ये मेन वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया, इट मीन्स ई नंबर भी मेरा करेक्ट सेंटेंस होगा, यानी कि किसी में भी कोई एरर नहीं मिला, सारे के सारे सेंटेंस यहाँ पे क्या हैं, करेक्ट हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे कि सब के सब सेंटेंस क्यों करेक्ट हैं, एग्जैक्ट आपको रीज़न भी पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब यहाँ से समझेंगे कि ऑब्जेक्ट भी कितने तरीके का होता है। मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ पहले। ऑब्जेक्ट कितने तरह का होता है, देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कितने तरह का होता है। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली दो तरह का होता है। एक हम बात करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा कंपलसरी होता है, COMP का मतलब कंपलसरी, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, आप समझ जाएं। सब्जेक्ट कंपलसरी होता है, लेकिन क्या है, अभी यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट कंपलसरी होता है। ठीक है, उसके बाद एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, आपका सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं होता है, यानी कि देखें एक क्रॉस है, यानी सब्जेक्ट इसमें कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं होता है। आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो अभी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, तो इसके लिए ज़रा सा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम हर चीज़ों को आसान भाषा में समझते चलेंगे। ठीक है, जितनी आसान भाषा में हो सके मैं समझाते चला जाऊंगा। तो किसी भी तरह से आपको कोई भी तरह से कोई भी टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं। अब हमारे पास कुछ और सेंटेंस हैं, 6 सेंटेंस हैं। अब इसको भी एक बार वीडियो पॉज करेंगे और आप खुद से भी ट्राई करेंगे, देखें करके, और देखिए कहाँ तक आपको समझ आ रहा है, कहाँ कहाँ फंस रहे हैं। क्या होता है इससे, अगर आप जहाँ फंस रहे हैं तो आपकी क्या होगी, आप बहुत क्यूरियस होकर चीज़ों को देखोगे, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखोगे कि हाँ मैं यहाँ फंस रहा था तो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेगा। एग्जामिनेशन में अगर आप इस जगह पे फंसोगे तो तुरंत ये वाला कॉन्सेप्ट याद आएगा और आप सही करके आओगे 100%। तो आप ये करना ना भूलें, ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम सेंटेंस को एनालाइज करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस जो हमारा है, किरण विल कम ऑन टाइम। किरण विल कम ऑन टाइम, देखते हैं किरण विल कम ऑन टाइम। ठीक है, किरण क्या है यहाँ पे, किरण हमारा डूअर है, किरण हमारी डूअर है, सॉरी, किरण डूअर है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो जाएगी। विल क्या होगा यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। कम, होपफुली आप सब लोगों ने बता दिया होगा कि ये मेन वर्ब है। ऑन टाइम क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, चलें, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सिंटेक्स फॉर्म में है, इट मीन्स ये करेक्ट सेंटेंस है। तो पहला सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। चलिए सेकंड सेंटेंस की तरफ आते हैं। सेकंड सेंटेंस क्या है हमारा, सकीरा लुक्ड प्रिटी। सकीरा लुक्ड प्रिटी, सेकंड सेंटेंस देखिए आप, सकीरा लुक्ड प्रिटी। सकीरा क्या है, सकीरा सब्जेक्ट। ठीक है, लुक्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। अब प्रिटी क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसी का कॉम्प्लीमेंट है। प्रिटी कौन लग रही है, सकीरा ही तो लग रही है प्रिटी। ठीक है, समझ रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया। अभी प्रीवियस अभी जस्ट पढ़ा है हमने कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। ठीक है, तो ये भी सेंटेंस हमारा सेकंड सेंटेंस भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। होपफुली आप समझ गए होंगे कि ये करेक्ट क्यों हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द थॉट ऑफ रोमन्स वर डोमिनेंट, सॉरी, the thoughts of the Romans were dominant. Okay, the thoughts of Romans, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये the thoughts क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, of the Romans,
ऑफ द रोमन्स क्या है, एडजंक्ट है। अभी हम समझेंगे एडजंक्ट को, अभी फिलहाल रहने दें इसको। एडजंक्ट क्या होता है, इसी का पार्ट होता है, ठीक है। वर्ड डोमिनेंट, वर्ड क्या है, हेल्पिंग वर्ब। डोमिनेंट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। डोमिनेट करना आप समझ ही रहे होंगे कि जो कोई डोमिनेट करता है एक दूसरे पे। मान लो कि अभी अभी रसिया जो है, अभी लेटेस्ट मुद्दा पे बता दे रहा हूँ कि रसिया अभी यूक्रेन पे क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। तो इस तरह से डोमिनेंट को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो होपफुली ये देखें, ये सेंटेंस अभी हम छोड़ देते हैं कि एडजेक्ट, एडजेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के बाद आता है या नहीं आता है, वर्ब के पहले आता है नहीं आता है। इस चीज़ को समझने के लिए अभी इसमें डाउट है, तभी इसको हम छोड़ दे रहे हैं। ये सही है गलत है हमें नहीं पता। चले फोर्थ नंबर सेंटेंस को देखते हैं। सी गेव मी 10,000 रुपीज़, सी गेव मी 10,000 रुपीज़। सी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, गेव क्या है, वर्ब होगा, मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अरे भैया ये क्या आ गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलो कोई नहीं, अभी थोड़ा सा हमने इसके बारे में चर्चा किया था, अभी और विस्तार से इसको हम समझेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। अभी बस इतना समझिए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाम का भी कोई चीज़ होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब एक और लोचा आ गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कोई नहीं, आगे हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे इन चीज़ों को, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल इतना ही समझें, अभी भी समझ आ जाएगा आपको, लेकिन फिर भी इसको हम विस्तार में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए अब ये सेंटेंस भी हमें अभी पता नहीं क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, तो ये सेंटेंस भी हमें डाउट है, तो इसको भी छोड़ के चलते हैं। फिफ्थ नंबर सेंटेंस क्या है हमारा, द बॉय रिफ्यूज द स्ट्रेंजर द बाइसिकल। द बॉय रिफ्यूज द स्ट्रेंजर द बाइसिकल। इसमें भी वही वाला ड्रामा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट हो गया द बॉय, रिफ्यूज हो गया वर्ब, द स्ट्रेंजर हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और द बाइसिकल हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे 6 नंबर आ रहा है, तरुण ऑफर द गेस्ट स्वीट। तरुण ऑफर द गेस्ट स्वीट्स। तरुण ऑफर द गेस्ट स्वीट्स। अब यहाँ भी उसी तरह से है, तरुण क्या है, सब्जेक्ट होगा, ऑफर्ड क्या है, यहाँ पे वर्ब होगा, द गेस्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, स्वीट्स क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी सेंटेंस को आप अगर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट है इस तरह से, तो अगर आप डायरेक्ट को पहले लिखना चाह रहे हैं तो देखिए किस तरह से हम प्रेपोजिशन को यूज़ करके डायरेक्ट को हम पहले ला सकते हैं, इनडायरेक्ट को बाद में। देखिए 6 नंबर को हम मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, तरुण ऑफर द स्वीट्स। स्वीट्स जो क्या था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था स्वीट्स, टू द गेस्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में चला गया, टू द गेस्ट, किसको, टू द गेस्ट। तो टू लगा के हम इसको क्या किए, इस तरीके से मैंने चेंज कर दिया इस सेंटेंस को, ठीक है। ये दोनों सेंटेंस सही हैं, गलत नहीं है। अभी अभी समझ आ जाएगा आपको। अब आप कह रहे होंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम कैसे समझें, तो ठीक है मैं बता रहा हूँ, एक मिनट देखें। सी गेव मी 10, सी गेव मी 10, 10 व्हाट, 10 व्हाट, कुछ समझ आया, सी गेव मी 10, ठीक है। ये सेंटेंस ही अपने आप में कंप्लीट नहीं है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट पूरी तरह से हमें सेंटेंस की क्लियरिटी नहीं दे रहा है। इट मीन्स क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ से आप देखें, अभी 10 को मैं हटा देता हूँ। अभी मैं ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हटाया था, अभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हटा के ही बात की थी ना। सी गेव मी 10, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हटा दिया, यहीं तक मैं पढ़ लिया। सी गेव मी 10, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप समझेंगे। सी गेव मी 10 यानी कि क्या, 10 क्या, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर देखें हम इनडायरेक्ट को ही हटा देते हैं और बात करते हैं, देखिए सी गेव मी 1,000 रुपीज़, यानी सेंटेंस तो पूरा हो रहा है ना। तो इट मीन्स क्या है, ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैंने बताया था ना कि ये कंपलसरी नहीं होता, ठीक है। तो उसी तरह से ये कंपलसरी होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपलसरी होता है, ठीक है। सी गेव मी 10,000 रुपीज़, यानी कि सेंटेंस मुझे बहुत सही लग रहा है, लेकिन अगर भैया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही हटा दें और अगर पढ़ के देखें इस सेंटेंस को, सी गेव मी 10, कुछ मीनिंग ही नहीं समझ आ रहा। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। उसी तरह से यहाँ पे देखें, द बॉय रिफ्यूज द स्ट्रेंजर, द बॉय रिफ्यूज द स्ट्रेंजर, किस लिए स्ट्रेंजर को मना किया, ये तो क्लियर नहीं है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहां से देखेंगे, द बॉय रिफ्यूज द बाइसिकल, बाइसिकल, ठीक है। तो ये हमारा
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी बाइसिकल्स की बात पहले हुई है, स्ट्रेंजर यहाँ पे हमारा बाद में आया है। इसको अच्छे से समझेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। तरुण ऑफर द गैस स्वीट्स, तरुण ऑफर द गेस्ट, कुछ भी ऑफर कर दिया होगा। तरुण ऑफर द गैस, क्या ऑफर किया, कुछ नहीं, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तरुण ऑफर द गैस स्वीट, तरुण ऑफर द स्वीट, द स्वीट्स, ठीक है, तरुण ऑफर किया है स्वीट्स, ये क्लियर है। लेकिन यहाँ पे क्या क्लियर आ रहा है, तरुण ऑफर द गेस्ट्स। अब कुछ भी ऑफर किया होगा, मेरे को तो क्लियरिटी नहीं है ना। जैसे कि यहाँ पे था द बॉय रिफ्यूजेस द स्ट्रेंजर, किस चीज के लिए रिफ्यूज करा है, हमें पता ही नहीं है उस चीज के बारे में, तो इसलिए इनडायरेक्ट था। यहाँ पे देखें कि द बॉय रिफ्यूज द बाइसिकल, बाइसिकल के लिए रिफ्यूज किया है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह यहाँ गेस्ट को क्या दिया है मुझे पता नहीं है, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हटाएं तो ठीक है। तो आप होपफुली आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखेंगे हम आगे समझेंगे, अभी हमने कहा था एडजंक्ट को हम समझेंगे, एडजंक्ट क्या है हमारा, तो एडजंक्ट के बारे में भी हम समझेंगे एडजंक्ट क्या है, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं एडजंक्ट क्या है। देखेंगे एडजंक्ट क्या होता है, एन एडवर्ब और अ फ्रेज दैट एड्स मीनिंग टू द वर्ब इन अ सेंटेंस और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। अब इसका मतलब क्या है, अभी हम बिल्कुल समझ जाएंगे कि एक एडवर्ब और अ फ्रेज, कोई एडवर्ब और फ्रेज में अगर ऐड होता है मीनिंग ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, मीनिंग वर्ब का मीनिंग और पार्ट ऑफ द सेंटेंस इसी का पार्ट होता है। अभी हम समझेंगे, देखेंगे इसको। एक एग्जाम्पल देखते हैं, ही रन अवे इन अ पैनिक, ही रन अवे। अभी देखिए अवे यहाँ पे वर्ब है ना, इसी का पार्ट है इन अ पैनिक। कैसा कैसा भागा है वो, पैनिक सिचुएशन में भागा है, पैनिक सिचुएशन में भागा, यानी कि वर्ब का ही एक पार्ट है ना, तो वही चीज़ बता रहा है। तो होपफुली आप समझ रहे होंगे कि एडजंक्ट क्या है, इसी का पार्ट होता है। तो यहाँ पे थाउट्स का ही पार्ट था, कौन, ऑफ द रोमांस, ठीक है, थाउट्स का ही पार्ट था, इसलिए एडजंक्ट है, ठीक है। होपफुली आप एडजंक्ट को समझ पाए होंगे। तो चले नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम। अब पढ़ते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट इन इंग्लिश ग्रामर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अभी हमने बात करी है पिछले अभी कुछ देरी पहले बात करी है हमने। तो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, उसके कुछ डेफिनेशंस हैं, कैसे पहचानते हैं इसको, रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है, इसको हम समझते हैं। तो अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ रिसीवर or the action within a sentence and it answer the question who or what, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर होता है, रिसीवर होता है ऑफ द एक्शन, एक्शन का ही रिसीवर होता है, विद इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में ही, ठीक है। और ये आंसर कैसा आता है इससे, इसका हु और व्हाट से आता है। अभी आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, चलो कोई नहीं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं, सोहन मार्क द होमवर्क, सोहन मार्क द होमवर्क। अब यहाँ पे देखेंगे, सोहन मार्क द होमवर्क, व्हाट डिड, सॉरी यहाँ पे जॉन लिखा गया है, यहाँ पे सोहन होगा, ठीक है, सोहन, ये आई एम रियली वेरी सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे सोहन होगा, व्हाट डिड सोहन मार्क, व्हाट डिड सोहन मार्क, व्हाट डिड सोहन मार्क, व्हाट से आंसर आ रहा है, तो क्या मार्क करा है, द होमवर्क, द होमवर्क। इट मीन्स क्या होगा, इट मीन्स क्या होगा, सोहन मार्क द होमवर्क, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, द होमवर्क क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं एक और एग्जांपल से, मदर मदर साउटेड एट सुसान, मदर किस पे चिल्ला रही है, साउटेड एट सुसान, ठीक है। हु डिड, हु डिड, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे हु डिड मदर, यहाँ पे मदर आएगा, ये पता नहीं मिस्टेक हो गया लिखने में, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, हु डिड मदर साउटेड एट, हु डिड मदर साउटेड एट, किस पे साउटेड करा है, सुशान पे करा है, सुशान पे करा है, यही तो है रिसीवर। यहाँ पे कौन था रिसीवर, द होमवर्क, और यहाँ पे कौन है, सुशान, ठीक है। होपफुली समझ रहे होंगे आप। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया कौन, सुसान, और यहाँ पे क्या हो गया, द होमवर्क, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे एक मैंने एक ब्रीफली ऐसा लिख दिया, सो इन द फर्स्ट केस द एक्शन, द वर्ब, एक्शन का मतलब क्या, द वर्ब ही तो है, ठीक है, इज द मेकिंग एंड इट इज द होमवर्क दैट इज रिसीविंग दिस एक्शन। वही चीज बोल रहा हूँ, द होमवर्क ही रिसीव कर रहा है एक्शन को। मार्क मार्क किस पे किया जा रहा है, होमवर्क पे ही तो किया जा रहा है, तो इसी पे तो रिसीव किया जा रहा है ना, ठीक है। तो रिसीविंग दिस एक्शन दैट इज क्या होगा, ये एक तरह का क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इट इज बीइंग मार्क्ड, इट इज बीइंग मार्क्ड, तो ये क्या है, हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और सेकंड केस, जो सेकंड केस है मदर शाउटेड एट सुसान पे, सुसान वाले पे, तो इन द सेकंड केस द रिसीवर ऑफ द एक्शन, द शाउटिंग, शाउटिंग क्या है, शाउटिंग तो एक तरह का वर्ब ही है ना, इज सुशान, रिसीवर सुसान ही तो है, सो सुसान इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सो सुसान क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। होपफुली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप समझ पाए होंगे, ठीक है। एक बार आप वीडियो को फिर से देख लें, या फिर नहीं समझ आता है तो आप मुझे डीएम करें, मैं अच्छे से बता दूंगा, या फिर से इसको लेके एक बहुत ही विस्तार से एक वीडियो बना दूंगा मैं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, आगे हमारे पास आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को भी समझते हैं। In order to have an indirect object in a sentence, there must be a direct object। अभी हमने पीछे ही बात करा है कि must क्या होना चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का महत्व है, अदरवाइज इसका क्या महत्व है। अभी हमने देखा था ना वो मी वाला ऑप्शन, 10,000 रुपीज़ वाला, ठीक है। तो अभी आप होपफुली ये समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं और इसको ब्रीफली। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रेसिपिएंट ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ही रेसिपिएंट होता है कौन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इन अदर वर्ड इट आइडेंटिफाई टू और फॉर हुम और व्हाट द एक्शन ऑफ द वर्क परफॉर्म। इसको किस से किया जाता है, हुम और व्हाट से किया जाता है रिकग्नाइजेशन, ठीक है। चलो देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विल बी डिफरेंट पीपल, प्लेस और थिंग। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, क्या होंगे, ये डिफरेंट पीपल हो सकते हैं, डिफरेंट प्लेस हो सकते हैं और डिफरेंट थिंग्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं इन चीज़ों को। सॉरी सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद वर्ब रहता है, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। मैंने बताया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाना है तो हम कैसे चेंज करते हैं, तो ये चीज़ बता चुका हूँ मैं। तो अगर इस तरह से लिखना हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। डैड, डैड बॉट हिज सन अ प्रेजेंट, प्रेजेंट, ठीक है। डैड बॉट हिज सन अ प्रेजेंट। फॉर whom डिड डैड बाय अ प्रेजेंट, whom डिड बाय अ प्रेजेंट, हिज सन। आंसर क्या होगा, हिज सन। तो किससे क्वेश्चंस किए हैं, whom से, आंसर किससे हुआ, हिज सन, ठीक है। अगला हम देखते हैं। द ऑफिस स्टाफ गेव बॉस अ कार्ड, द ऑफिस स्टाफ gave boss card. To whom did the staff give a card? Boss। आंसर क्या आया, फिर से बॉस आया, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो गया, बॉस एक तरह से क्या हुआ, हमारे बॉस जो है, हमारे बॉस ये एक तरह से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुए। यहाँ पे हमारा सन भी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, यही तो प्रेजेंट कलेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो रेसिपिएंट है एक तरीके से, देखिए मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, आप पढ़ सकते हो उसको। सो इन द फर्स्ट केस द सन इज द रेसिपिएंट ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द प्रेजेंट, सो द एक्शन बाइंग द प्रेजेंट इज बीइंग परफॉर्म फॉर हिम। इन द सेकेंड केस द रेसिपिएंट इज बॉस, हु इज द रेसिपिएंट ऑफ द कार्ड, ठीक है। तो होपफुली इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, नहीं भी समझ पा रहे होंगे तो ये स्ट्रक्चर देख लीजिए ना, और आसानी से समझ जाएंगे। सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आते हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है, वर्ब है, उसके बाद ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बस, ठीक है। हाँ चलो अगले स्लाइड्स की तरफ आते हैं। अब आते हैं हम सेंटेंस काइंड्स और सेंटेंस एनालिसिस के बीच में। अभी तक तो हम यही कर रहे थे, अभी और इसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए थोड़ा एडवांस होते चले जाते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे जो आ रहा है हमारे पास
सेंटेंस को समझते हैं, सेंटेंस काइंड्स कितने होते हैं। तो सबसे पहला जो काइंड्स होता है, हम समझते आ रहे थे अभी सेंटेंस को, कौन सा पॉजिटिव सेंटेंस है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव है, इन चीज़ों को अब हम समझेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास आता है असर्टिव और अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस। सब एक ही हैं, अफर्मेटिव बोलो या पॉजिटिव बोलो या असर्टिव बोलो, सब एक ही चीज़ है, ठीक है। तो होपफुली समझ रहे होंगे। तो आइए देखते हैं असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। तो इसका स्ट्रक्चर सिंपली क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर मेन वर्ब होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है। सिंटैक्स फॉर्म में हमने पढ़ा था, वही सेम चीज़ है ये असर्टिव, अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस का, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ठीक है, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। ही यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारा आता है यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या होगा, नॉट होगा, ठीक है। बस यही एक चेंजेस आता है इसमें, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट सिर्फ लग जाता है, उसके बाद मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, अब सिंपली देख सकते हैं ये ही सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है इज़, नॉट तो यहाँ लगा हुआ ही है, ये मेन वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये सही है हमारा सेंटेंस, ये भी करेक्ट था सेंटेंस। चलिए अब देखते हैं इसको, अगले सेंटेंस को, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस सिंपली अगर हम एक भाषा में कहें तो जिसमें भी क्वेश्चंस मार्क्स ऐसे लगे हों वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। इज़ ही नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है, इज़ ही नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या वह एक पत्र नहीं लिख रहा है, ठीक है। तो एक तरह का ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्वेश्चन मार्क्स आ गया, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं, व्हाट डज ही राइटिंग, वो क्या लिख रहा है, व्हाट डज ही राइटिंग, ठीक है। तो ये सेकंड सेंटेंस है हमारा, सेकंड सेंटेंस है। तो ये भी हमारा इंटेरोगेटिव है, यहाँ क्वेश्चन मार्क्स देख रहे होंगे आप, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और भी अच्छे से समझते हैं इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक होता है क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड का मतलब क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एक होता है हमारा क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड क्या है, क्लोज एंडेड जो सिर्फ यस और नो से हमें जवाब दे दे, यानी कि आंसर दे दे, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोज एंडेड कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स आएगा। आप देखिए इस क्वेश्चंस में देखिए, सबसे पहले ये हेल्पिंग वर्ब आया है, सबसे पहले इज जो है हेल्पिंग वर्ब ही तो है, और ही क्या है यहाँ पे, ही क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। देखिए स्ट्रक्चर मिलाते हुए चलिए, यहाँ से देखिए ये स्ट्रक्चर मिल रहा है ना, ये स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये सब्जेक्ट है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब है, मेन वर्ब, मेन वर्ब, अब नॉट रहेगा तो हेल्पिंग सब्जेक्ट के बाद ही तो आएगा, नॉट यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद ही तो आएगा, तो वही सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे लिख दिया है नॉट। ये राइटिंग, ठीक है, राइटिंग मेन वर्ब हो गया, और लेटर ये क्या हो गया, अ लेटर क्या हो गया, अ लेटर, अ लेटर ऑब्जेक्ट, राइट। अब फिर ये क्वेश्चन मार्क, ये इसको कर रहा है, इसको पूरा फुलफिल कर रहा है, इसके जो कंडीशंस हैं उसको फुलफिल कर रहा है। अगला अगर देखें तो एक आता है, जैसे कि अभी यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं इस एग्जांपल्स को पहले क्लियर करता हूँ। हैव यू सीन द रॉकी, अभी देखिए हैव क्या है, हैव क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, एच बी से हैव ही नहीं समझ लेना इसको, हेल्पिंग वर्ब है, एच बी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। यू क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, और सीन क्या है, मेन वर्ब है, और द रॉकी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक तरीके से ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है, और यहाँ पे ये क्या है, क्वेश्चन मार्क्स है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स है। तो ये अभी हैव यू सीन द रॉकी, अब आंसर, अब क्या, अगर ये 20 लोगों से भी पूछो तो आंसर सिर्फ यस और ना ही होगा। क्या तुमने रॉकी को देखा है, तो हाँ देखा है,
या फिर नहीं देखा है, बस दो ही जवाब आएंगे हमारे पास। तो इसलिए ये क्लोज एंडेड बोले जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को क्या कहे जाते हैं, क्लोज एंडेड कहे जाते हैं, जो यस और नो से ही जवाब दें। ठीक है, अब सेकेंड सेंटेंस की अगर हम बात करें, सेकेंड जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है किस तरीके से, ओपन एंडेड होता है। ओपन एंडेड यानी कि जो जवाब देने वाला लोग है वो पूरी तरह से फ्री है जवाब देने के लिए, यस और नो के लिए ही कंपलसेट नहीं है कि नहीं तुम्हें यस और नो में ही सिर्फ जवाब देना है, इस तरीके से कंपलसेट नहीं है। इसमें आप फ्रीली जवाब दे सकते हो, कुछ भी बता सकते हो। जैसे कि अभी हम देखेंगे, अभी एग्जांपल्स के थ्रू हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा। ओपन एंडेड क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, ओपन एंडेड क्या होते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, ओपन एंडेड में क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल्स के थ्रू। वॉट हैव यू सीन इन द रॉकी, वॉट हैव यू सीन इन द रॉकी, वॉट, यहाँ पे वॉट क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यू क्या है, सब्जेक्ट है, सीन क्या है, मेन वर्ब है, और इन द रॉकी, ये रॉकी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। तो व्हाट हैव यू सीन इन द रॉकी, अब किसी ने देखा होगा कि नहीं रॉकी बहुत ही इंटेलिजेंट है, कोई कहेगा नहीं बेवकूफ़ है, तो लोग मतलब फ्री हैं आंसर देने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या कहे जाते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहे जाते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सबसे पहला तो है क्लोज एंडेड और दूसरा क्या है, ओपन एंडेड। होपफुली आप समझ गए होंगे क्लोज एंडेड ओपन एंडेड को। अब अगला यहाँ पे आता है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, पहले V1 होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैं स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ। ये किसी तरह का रिक्वेस्ट हो सकता है, ऑर्डर्स हो सकता है। ठीक है, एक तरह का रिक्वेस्ट या ऑर्डर, रिक्वेस्ट या ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखें, क्या इसको देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है हेल्प मी शट द डोर, हेल्प मी, यहाँ पे देखेंगे हेल्प क्या है, V1 है। ठीक है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो V1 के बाद ऑब्जेक्ट आया है, तो ये देख सकते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस है। शट द डोर एक तरह का क्या है, हेल्प मी, एक तरह का रिक्वेस्ट ही तो है हेल्प मी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें शट द डोर, शट द डोर एक तरह का ऑर्डर हो सकता है, शट V1 द डोर। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो एक तरह का ये ऑर्डर है। तो होपफुली आप इन चीज़ों को समझ, इंपेरेटिव सेंटेंस को समझ गए होंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, अब अगला हमारा आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव क्या होता है, जो कर्स होता है और विश होता है, ब्लेसिंग्स होते हैं। ठीक है, कर्स जो श्राप, साप देना जो कहते हैं, कि साधु संत महात्मा लोग श्राप दे देते थे ना, वही कर्स है, कर्स है ये। ठीक है, विश, मैं भी थोड़ा प्रोनाउंस गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, कोई नहीं, चले, विश है, ब्लेसिंग्स है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे गॉड ब्लेस यू, ब्लेसिंग्स है एक तरह का, गॉड ब्लेस यू किसी को बोलते हैं ना अपने से छोटे से, या गॉड ब्लेस यू, या आप मूवी में देखते होंगे गॉड ब्लेस यू सन। तो इस तरीके का सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करें एक्सक्लेमेटिंग सेंटेंस की और इंटरजेक्शन। ठीक है, जैसे कि अभी देखें एक्सक्लेमेटिंग क्या होता है, एक्सक्लेमेटिंग सेंटेंस क्या होता है, जो कि सडन फीलिंग एक्सप्रेस एक तरह का होता है ना, वाओ आई हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, एक्सक्लेमेटिंग, यहाँ पे देखें एक्सक्लेमेटिंग मार्क भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटिंग सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, एक्सक्लेमेटिंग सेंटेंस कहेंगे, एक तरह का सडन जो आता है हमारा किसी भी तरह से, वाओ आई हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, ऐसा करके हमने रिजल्ट देखा और तुरंत हमारे मुंह से निकला वाओ आई हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, वी आर वेरी हैप्पी। ठीक है, वी आर एक्चुअली आई वेरी हैप्पी। तो ऐसा इस केस को हम एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो होपफुली इस पूरे एनालाइज को आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर समझ आया है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे
चैनल शिक्षा अमित को। हमारे साथ आप बहुत सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पे ब्लॉग्स पे क्या है, नोट्स भी मिल जाता है, आपको टेलीग्राम में भी नोट्स मिल जाएंगे, और क्या है कि बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। आप हमको मेल भी कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज भी हमारा अभी मैं मेंशन यहाँ नहीं किया हूँ क्योंकि रिसेंटली अभी हमने फेसबुक पेज बनाया, ट्विटर पेज बनाया है, तो अभी मेंशन नहीं किया, लेकिन होपफुली आने वाले टाइम में मैं मेंशन कर दूं। तो होपफुली आपने काफ़ी चीज़ सीखा होगा नया, और बहुत इंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।